नमस्कार, स्वागत है सत्य समाचार की इस खास सीरीज आजाद भारत गुलाम क्यों के 90 दिन में। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो भारत का केंद्र बिंदु है और बगैर इसके राष्ट्र निर्माण और विश्व पटल पर अपनी छवि बनाने जैसा स्वप्न व्यर्थ है। हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन को, हमारे बच्चों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एक ऐसा मुद्दा जिसने शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को ज्ञान के मंदिर से बदलकर मुनाफे के बाजार में तब्दील कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम शिक्षा के क्षेत्र में आजाद हैं या नहीं? क्या हमारे बच्चे सिर्फ इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता अमीर नहीं हैं? जब शिक्षा ज्ञान का मंदिर नहीं मुनाफे का बाजार बन जाए तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। आज आजाद भारत गुलाम क्यों के 90 दिन में हम बात करेंगे उस दर्दनाक हकीकत की जिसने शिक्षा को अधिकार से बदलकर विशेषाधिकार बना दिया है। आप में से कई लोग मुझसे सहमत होंगे कि आज अच्छी शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए रह गई है। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे बस सपना ही देख सकते हैं। क्या ये सही है? क्या शिक्षा एक बुनियादी अधिकार नहीं बल्कि एक महंगा उत्पाद बन गई है? ये सवाल आज हर उस माता पिता के मन में है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, लेकिन बढ़ती फीस और व्यवसायीकरण के आगे खुद को बेबस पाते हैं। ये सिर्फ कुछ परिवारों की समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। भारत में निजी क्षेत्र की शिक्षा में सक्रियता कोई नई बात नहीं है। आजादी से पहले ब्रिटिश काल से ही निजी संस्थाएं शिक्षण कार्य में संलग्न थी। उस समय कई निजी प्रयास ऐसे थे जिन्होंने शिक्षा का एक देशज आदर्श स्वरूप तैयार करने का उपक्रम किया था। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा स्कूल भी इसी का हिस्सा था और उनका उद्देश्य अक्सर सेवा और समाज कल्याण से जुड़ा होता था। यह दर्शाता है कि गैर सरकारी भागीदारी का भारतीय शिक्षा में एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इसका स्वरूप समय के साथ काफी बदल गया है। आजादी के बाद भारत की विशाल जनसंख्या के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना केवल सरकार के भरोसे संभव नहीं था। इस चुनौती से निपटने के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी को आवश्यक माना गया। तर्क दिया गया कि निजीकरण से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कुशलता बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और शिक्षित तथा उद्यमशील युवाओं को अवसर प्रदान करके रोजगार में वृद्धि होगी। यह सोचा गया कि निजी क्षेत्र की सक्रियता से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, लापरवाही कम होगी, वित्तीय मुश्किलों का समाधान होगा और प्रशासन की समस्याएं भी हल होगी। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यापारीकरण और मुनाफेकरण में बदल गया। ये प्रवृत्ति इंजीनियरिंग, मेडिकल, शिक्षक प्रशिक्षण, फार्मेसी और शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में और भी स्पष्ट रूप से देखी गई, जहां बड़ी मात्रा में व्यवसायीकरण हो गया है। निजीकरण का मूल उद्देश्य जो गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने का था, मुनाफे की प्रवृत्ति के कारण ही मात खा गया। जो लाभ बताए गए थे वे अक्सर वास्तविकता से कोसों दूर निकले। उदाहरण के लिए शिक्षा के व्यवसायीकरण को अक्सर विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने और उनके बौद्धिक विस्तार से जोड़ा जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी की शिल्प आधारित शिक्षा प्रणाली में भी देखा गया था। यह एक सकारात्मक पहलू हो सकता है जहां शिक्षा व्यवहारिक और उद्देश्यपूर्ण बनती है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में व्यापारीकरण का अर्थ अक्सर धनार्जन और मुनाफाखोरी से हो गया है, जिससे शिक्षा का सेवा भाव नष्ट हो गया और इस तरह निजीकरण के पीछे के आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा अंतर पैदा हो गया। आज निजी स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए भारी डोनेशन, विकास शुल्क और शिक्षण शुल्क वसूला जाता है। एक ऐसा वित्तीय बोझ है जो मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए असहनीय हो गया है। कोरोना महामारी के दौरान भी कई निजी स्कूलों ने ऑनलाइन ट्यूशन के बावजूद पूरी फीस देने के लिए अभिभावकों को मजबूर किया, जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखा गया था। अभिभावकों ने शिकायत की कि स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य सेवा नहीं दे रहे थे, फिर भी पूरी फीस वसूल रहे थे। दुख की बात यह है कि सरकार भी कई बार निजी स्कूलों के पक्ष में खड़ी दिखती है, जिससे मनमानी फीस वसूली पर कोई लगाम नहीं लगती। यह स्थिति नियामक ढांचे की कमजोरी को उजागर करती है, जहां संकट के समय भी मुनाफाखोरी जारी रहती है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं। एक नामी स्कूल ने 2 साल में कुल 57% फीस बढ़ा दी, जिससे अभिभावकों पर भारी बोझ पड़ रहा है। फीस ना देने पर बच्चों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के मामले भी सामने आए हैं, जहां उनके परिणाम रोक दिए जाते हैं। यह बेहद चिंताजनक है और दर्शाता है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से नैतिक मूल्यों का कितना पतन हुआ है। यह स्थिति एक नियामक गतिरोध को भी दर्शाती है, जहां अदालत के आदेशों और शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के बावजूद निजी स्कूली कानूनी खामियों का फायदा उठाकर मनमानी जारी रखते हैं।
अच्छी शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि माता पिता के लिए इसका वहन करना मुश्किल है, इसलिए शिक्षा ऋण का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के शिक्षा ऋण वितरित हुए हैं। भारत के चुनिंदा एमबीए कॉलेज में 20 लाख रुपए तक वार्षिक शुल्क ले रहे हैं और मेडिकल कोर्स के लिए कैपिटेशन फीस 20 से 40 लाख रुपए तक हो सकती है। आज एक बच्चे की नर्सरी से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा पर अभिभावकों को औसतन 30 लाख रुपए और कॉलेज तक की पढ़ाई पर 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहा है। ये एजुकेशन इन्फ्लेशन चुपचाप मध्यम वर्ग को निचोड़ रही है, जिससे शिक्षा अब केवल सीखने का साधन नहीं बल्कि एक भारी खर्चा बन गई है। निजी स्कूल अक्सर बेहतर गुणवत्ता, सक्रिय शिक्षकों और आधुनिक सुविधाओं का दावा करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि उनमें लापरवाही कम होती है और प्रशासन बेहतर होता है। लेकिन कई निजी स्कूलों में कम योग्यता वाले या अप्रशिक्षित शिक्षक भर्ती किए जाते हैं, जो अंग्रेजी माध्यम का ढोंग रचकर अभिभावकों को ठगते हैं। इन स्कूलों में अक्सर कोर्स सरकारी स्कूल की अपेक्षा कम होता है और बच्चों को सिर्फ पास करने पर ध्यान दिया जाता है ताकि स्कूल का रिजल्ट खराब ना हो। वो जमीनी चीजों से दूर सिर्फ किताबी ज्ञान पर जोर देते हैं और जरूरत से ज्यादा सुविधाएं देते हैं, जिससे बच्चे अपनी जड़ों से कटकर विदेशों की ओर आकर्षित होते हैं। ये दर्शाता है कि निजी शिक्षा में गुणवत्ता की धारणा अक्सर सतही होती है, जो वास्तविक सीखने और समग्र विकास पर कम ध्यान देती है। निजीकरण से गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते पर बाजार हावी हो गया है। यह रिश्ता अब एक व्यावसायिक लेन देन में बदल गया है, जहां शिक्षा एक खरीदी जाने वाली सेवा है, न कि ज्ञान का आदान प्रदान। निजी स्कूलों में शिक्षकों का भी बड़े पैमाने पर शोषण होता है। उन्हें कम वेतन पर अधिक काम कराया जाता है और कई बार तो उन्हें सरकारी अनुदान का 60 से 70% हिस्सा नगद वापस करने के लिए भी मजबूर किया जाता है। दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भवन और संसाधनों का अभाव पाया जाता है। शिक्षकों को अक्सर गैर शैक्षणिक कार्य जैसे चुनाव, जनगणना आदि भी करने पड़ते हैं, जिससे पढ़ाई काफी प्रभावित होती है। सरकारी स्कूलों में व्याप्त निष्क्रियता, शैक्षिक वातावरण का नितांत अभाव, उबाऊ शिक्षण विधि और शिक्षकों की अपने कर्तव्य के प्रति चोर उदासीनता ने भी निजी शिक्षकों के व्यापार को बढ़ावा दिया है। माता पिता बेहतर शिक्षा की तलाश में निजी स्कूल की ओर रुख करते हैं, भले ही वे महंगे हों। लेकिन क्या निजी स्कूल हमेशा बेहतर होते हैं? ASER रिपोर्ट 2024 के अनुसार सरकारी स्कूल में बुनियादी पढ़ने का स्तर बढ़ा है और कुछ मामलों में तो निजी स्कूल से भी बेहतर सुधार देखने को मिला है। कक्षा 3 और 5 के बच्चों के पढ़ने के स्तर में सरकारी स्कूल में तेजी से सुधार हुआ है। यह रिपोर्ट निजी बेहतर है की धारणा को चुनौती देती है और दिखाती है कि सरकारी शिक्षा प्रणाली में निवेश और ध्यान देने से भी गुणवत्तापूर्ण परिणाम मिल सकते हैं। इसके बावजूद निजी शिक्षा ने समाज के धनवान वर्ग को आकर्षित किया है, जबकि गरीब वर्ग के मन में हीन भावना को जन्म दिया है। शिक्षा का निजीकरण सामाजिक आर्थिक विभाजन को और बढ़ा रहा है, जिससे गरीब और हाशिए पर पड़े वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये शिक्षा को एक वस्तु बना देते हैं जिसे केवल वही खरीद सकता है जिसके पास पैसा हो। एडम स्मिथ, जिन्हें पूंजीवाद का जनक माना जाता है, उन्होंने भी आज से करीब 300 साल पहले कहा था कि शिक्षा को बाजार के बाहर रखा जाना चाहिए। उनका मानना था कि एक न्याय संगत बाजार के लिए भी शिक्षित और सूचना संपन्न उपभोक्ता आवश्यक है, और यदि शिक्षा को बाजार के हवाले कर दिया जाए तो अज्ञानता और शक्तिशाली लोगों की चालबाजी बनी रहेगी, जिससे बाजार का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यदि अच्छी शिक्षा केवल अमीरों के लिए सुलभ हो तो योग्यतावाद का आदर्श, जो कड़ी मेहनत, प्रेरणा और समर्पण पर आधारित है, गंभीर रूप से कमजोर होता है। योग्यतावाद का सिद्धांत कहता है कि सफलता जन्म के विशेषाधिकार पर नहीं बल्कि क्षमता और प्रयास पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच माता पिता के धन पर निर्भर करती है तो यह सिद्धांत खोखला हो जाता है और निजीकरण इस असमानता को और गति देता है। शिक्षा का निजीकरण, जो कभी एक समाधान के रूप में देखा गया था, अब एक बड़ी समस्या बन गया है। यह सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जो लाखों परिवार को कर्ज और निराशा में धकेल रहा है। यह सामाजिक असमानता को बढ़ा रहा है और योग्यतावाद के आदर्श को कमजोर कर रहा है। जहां शिक्षा तक पहुंच जन्म के विशेषाधिकार पर आधारित होती जा रही है। शिक्षा एक अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं। इसे मुनाफे के बाजार से निकालकर ज्ञान के मंदिर में वापस लाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार को मजबूत नियामक तंत्र बनाने होंगे, सरकारी स्कूल को सशक्त करना होगा और हमें एक समाज के रूप में शिक्षा के व्यवसायीकरण का विरोध करना होगा। तभी हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर पाएंगे जहां हर बच्चा को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिले। यह सिर्फ एक सपना नहीं, यह हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।
इस पर विचार करें, इस वीडियो को साझा करें और इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि शिक्षा ही हमारे भविष्य की नींव रखती है। जब निजीकरण मुनाफाखोरी बन जाए, तब सरकारी स्कूल उपेक्षा का शिकार हो, तब शिक्षा का मतलब बदल जाता है। मगर उम्मीद की किरण अब भी है। ASER जैसे सर्वे दिखाते हैं कि अगर सरकार और समाज चाहे तो सरकारी शिक्षा प्रणाली को भी बेहतर बनाया जा सकता है। शिक्षा को बाजार से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि ये केवल करियर नहीं, विचार बनाती है। यह हमें आजादी का सही अर्थ समझने का औजार देती है। यदि हम चाहते हैं कि भारत सच्चे अर्थों में आजाद हो, तो शिक्षा का व्यापारीकरण रोकना होगा। तो ये था आज का 9वां कारण, एक ऐसा सच जिसके कारण भारत का भविष्य प्रभावित होगा, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का आधार है। आपका बच्चा चाहे किसी झोपड़ी में जन्मा हो या किसी महल में, उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यही एक सच्चे लोकतंत्र की बुनियाद है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे नए सवाल के साथ, सिर्फ सत्य समाचार चैनल पर। अपनी आवाज उठाएं और पूछिए, आजाद भारत गुलाम क्यों? ये सवाल हमारी आजादी की असल तस्वीर को बेनकाब करेगा। जय हिंद।